हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं हमारा फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो आज हम इसमें जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एजुकेशन डेवलपमेंट को लेकर जो सार्जेंट प्लान बनाया गया था 1944 की बात है। तो हमारे सार्जेंट प्लान के बारे में पढ़ेंगे कि वो सार्जेंट प्लान क्या था और उसमें एजुकेशन के रिगार्डिंग जो क्या क्या सुझाव दिए गए थे। ये बात तब की है जब जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो स्टार्ट हो चुका था और उसका जो लोगों ने जो निष्कर्ष निकाला था कि अब जो मित्र देश है उनकी विजय होने वाली है। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो लगभग 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1944 के इर्द गिर्द ये तय हो चुका था कि कौन से देश हैं जो वो विजय प्राप्त करने वाले हैं। तो हर एक देश में जो अपनी युद्ध के बाद जो विकास की हम कह सकते हैं कि कैसे विकास करना है, विकास के लिए जो समितियां या फिर उसके लिए जो स्कीम्स या प्लान बनाए जा रहे थे, तो उसमें भारत में भी एक जो एजुकेशन के रिगार्डिंग की जो युद्ध के बाद अगर विकास की और देखा जाए तो सबसे ज्यादा उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया था कि सबसे ज्यादा जो हमें एजुकेशन की डेवलपमेंट वो करनी है। तो उस समय जो रिकंस्ट्रक्शन कमेटी ऑफ गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसने जो शिक्षा सलाहकार बोर्ड था, जो एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन था, तो उसको शिक्षा के रिगार्डिंग एक योजना बनाने की बात कही, शिक्षा की डेवलपमेंट के रिगार्डिंग एक प्लान बनाने की जो बात थी वो कही। उस समय जो हमारे शिक्षा सलाहकार थे भारत में वो थे सर जॉन सार्जेंट थे। तो ये जिम्मा उन पे था कि वो एजुकेशन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कोई स्कीम बनाए। तो उन्होंने एक योजना बनाई जिसको सार्जेंट प्लान का नाम दिया गया, सार्जेंट प्लान 1944। तो ये सार्जेंट प्लान था जो उन्होंने अपना एक जो स्मृति पत्र तैयार किया और जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड था, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, उसको वो सौंप दिया। अगर देखा जाए तो जो सार्जेंट प्लान था वो सर जॉन जो सार्जेंट थे उन्होंने बनाया था, तो इसलिए उसका नाम सार्जेंट प्लान पड़ा। लेकिन फिर भी इसको ना डिफरेंट नाम से जाना जाता था। इसको कम से कम 5 जो नाम इसको दिए गए, इसको सार्जेंट प्लान भी कहा गया, इसको सार्जेंट स्कीम भी कहा गया, इसको सार्जेंट रिपोर्ट भी कहा गया और इसको रिपोर्ट बाय सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का नाम दिया गया और इसको स्कीम ऑफ पोस्ट वार एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सार्जेंट प्लान था वो इन 5 नाम से जो फेमस हुआ, जब 5 नाम से इसको जाना जाने लगा। लेकिन इस जो 5 नाम थे इसमें कोई अलग अलग जो सुझाव थे वो नहीं दिए गए थे। जो स्कीम थी या फिर जो प्लान था उसमें एक ही तरह के सारे जो सुझाव थे एजुकेशन की डेवलपमेंट को लेकर वो दिए गए थे। नाम थे वो अलग अलग नाम इसके रख दिए गए। तो इसमें जो एजुकेशन के उद्देश्य से सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो सार्जेंट प्लान बनाया था उसमें जो एजुकेशन के रिगार्डिंग एम्स थे, क्या उद्देश्य सामने रखकर जो सार्जेंट प्लान था वो बनाया गया। जो सार्जेंट प्लान बनाया गया था इसमें जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसको जो 12 भागों में 12 अलग अलग पार्ट्स में उसको वितरित किया गया था। उसको 12 जो पार्ट थे अलग अलग उनकी स्टडी करके फिर एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए जो सुझाव थे वो दिए गए। तो इसमें जो डिफरेंट एजुकेशनिस्ट थे, जो विद्वान थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से इसके जो उद्देश्य थे वो बताए। अगर हम बात करें नूरुल्लाह जो नायक थे, नूरुल्लाह और जो नायक थे उनके अनुसार कि जो सार्जेंट प्लान बना है तो उसके जो मेन एम्स है वो क्या है। उनके अनुसार जो सार्जेंट प्लान बनाया गया था उसका उद्देश्य कम से कम 40 वर्षों में भारत में जो शैक्षिक सुविधाएं थी उसका इस तरीके इतना विस्तार करना कि जितना इंग्लैंड हो चुका था, जितना कि इंग्लैंड के स्कूल्स में इंग्लैंड की जो एजुकेशन थी उसमें डेवलपमेंट हो चुकी थी। 40 वर्ष में भारत में शैक्षिक योग्यताओं का उसी स्तर का निर्माण करना था। तो मतलब उन्होंने एजुकेशन की जो डेवलपमेंट की रिगार्डिंग जो प्लान सामने रखा था उसकी जो मॉडल था हम उसको कह सकते हैं कि वो इंग्लैंड की तर्ज पर बनाया गया था, इंग्लैंड के एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाया गया था। आगे हम बात करते हैं भगवान दयाल की। भगवान दयाल क्या कहते हैं इन एजुकेशन प्लान की जो एम्स थे उसके बारे में। उन्होंने कहा कि
योजना का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य 313 करोड़ रुपए खर्च करके शिक्षा की संपूर्ण पद्धति का पुनर्संगठन करना था। जो शिक्षा या फिर हम कह सकते हैं कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था, जो एजुकेशन सिस्टम था, उसका एक बार रिकंस्ट्रक्ट करना था, उसका पुनर्निर्माण या पुनर्संगठन करना था। योजना 8 पंचवर्षीय कार्यक्रमों में पूरी की जानी थी। पहला जो पंचवर्षीय कार्यक्रम था उसमें केवल और केवल शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए समय रखा गया था, जबकि बाकी 7 पंचवर्षीय योजनाओं का जो कार्यक्रम था उसमें धीरे धीरे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उस समय तक पंचवर्षीय जो कार्यक्रम थे उसके थ्रू एजुकेशन का प्रसारण किया जाना था, और वह ताकि समूचे देश में फैल सके। जो एजुकेशन का सिस्टम जो उन्होंने पुनर्संगठन कर रहे थे वो सारे देश में पहुंचाना था 8 5 वर्षीयों के योजनाओं के अंतर्गत, जिसमें फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें टीचर ट्रेनिंग के लिए रखी गई थी। बाकी धीरे धीरे करके एक जो क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक जो एजुकेशन का प्रसार और प्रचार करना था। तो ये उन्होंने एजुकेशन के एम्स बताए थे। इन एम्स के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कुछ सुझाव दिए, कुछ वहां पे जो रिकमेंडेशंस थी वो की गई। तो हम बात करेंगे उसी सुजेशन की और रिकमेंडेशन की कि कौन कौन सी जो वहां पे सुझाव दिए गए थे और कौन कौन सी वहां पे रिकमेंडेशन थी, कौन कौन सी वहां बातें ध्यान देने जोगी थी कि हमें उन बातों को या फिर उस जो विकास है शिक्षा का वो किस प्रकार से हम कर सकते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे सुजेशन एंड रिकमेंडेशन। जो सुझाव थे या फिर जो सिफारिशें की गई थी एजुकेशन डेवलपमेंट को लेकर, तो इन्होंने पहले ही बताया कि ये 12 भागों में वितरित की गई थी। तो वहां पे कुछ पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी, कुछ स्टडी का भी इन्होंने पार्ट में बांटी थी स्टडी की, जो प्री प्राइमरी है या फिर प्राइमरी है या मिडिल की है, हायर की है, यूनिवर्सिटी लेवल की है। तो इन्होंने अलग अलग जो एजुकेशन को बांटा, उसके पार्ट्स बनाए, भागों में बांटकर फिर उसके रिगार्डिंग उन्होंने सुझाव दिए। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम प्री प्राइमरी लेवल की बात करते हैं कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन थी उसके रिगार्डिंग उन्होंने क्या कहा था। सबसे पहले जो इन्होंने सजेशन दिया था वो था प्री प्राइमरी एजुकेशन को लेकर। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्री प्राइमरी एजुकेशन को लेकर क्या कहा गया था। तो उन्होंने कहा गया, रिपोर्ट में कहा था, इस प्लान में कहा गया था कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है वो बेस्ट होनी चाहिए, उस शिक्षा का जो स्तर है वो उत्तम होना चाहिए। यह शिक्षा जो हमारी राष्ट्रीय एजुकेशन है, राष्ट्रीय लेवल की जो योजना है शिक्षा की, तो इसका जो एक अभिन्न अंग है, ये महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इसमें क्या होना चाहिए, द लेवल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इज बेस्ट, की जो प्राइमरी प्री प्राइमरी जो एजुकेशन है उसका एक उत्तम जो व्यवस्था है वो वहां पे होनी चाहिए। उन्होंने बात कहा था आगे कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है वो जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है उसमें जो आयु है विद्यार्थियों की 3 से 6 वर्ष तक होनी चाहिए। जो बच्चे 3 से 6 वर्ष तक के हैं उन्हें प्री प्राइमरी एजुकेशन देनी चाहिए। उन्हें फर्स्ट क्लास में एडमिशन की बजाय जो 6 साल के बच्चे का एडमिशन होता था गवर्नमेंट स्कूल में, तो लेकिन यहाँ भी सिफारिश की गई थी कि आप 3 वर्ष से ही जो बच्चे को एजुकेशन देनी स्टार्ट कर सकते हो। जो नर्सरी क्लास के बच्चे थे इस योजना के अनुसार कम से कम जो 10 लाख बच्चे हैं उनके लिए प्री नर्सरी स्कूलों की स्थापना की जाए, और प्री प्राइमरी लेवल पे जो एजुकेशन थी वो बिल्कुल फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। यहाँ पे एजुकेशन की कोई फीस वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है वो फ्री होनी चाहिए। तो नर्सरी स्कूलों की स्थापना
शहरों में भी होनी चाहिए, और जो रूरल एरिया वहाँ पे भी जो एजुकेशन है प्री प्राइमरी का प्रबंध वहाँ पे कर देना चाहिए। इसमें जो उसका एजुकेशन का मेन एम क्या था, मेन एम था बच्चों के शिष्टाचार को बताना, बच्चे को शिष्टाचार की जो शिक्षा देनी है, उन्हें सहनशील जो बनने की जो आदत है वो डालनी, उन्हें ईमानदारी की आदत डालनी। इनमें ये नहीं था कि इनका पार्टिकुलर एक ऐसा सिलेबस दिया जाए कि बच्चे बुक रीडिंग ही करें, लेकिन इसमें था बच्चों को जो संस्कार की बात आ जाती है तो वो संस्कारों से बच्चे को बढ़ना, संस्कार बच्चे को प्रोवाइड करवाने। दूसरी बात इन्होंने ये कही गई थी कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, जो स्कूल्स होंगे प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए, वहां से मोस्ट ऑफ जो टीचर्स होंगे वो फीमेल टीचर की, वहां पे जो मेल टीचर है वो अपॉइंट नहीं किए जाएंगे, वहां पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल टीचर को अपॉइंट करने की मांग इसमें रखी गई थी। तो जिससे कि जो बच्चे हैं उनकी जो केयर होती है वो माना जाता है कि एक लेडीज ज्यादा कर सकती है रादर देन ए मैन, तो इसलिए वहां पे फीमेल टीचर को अपॉइंट किया जाता था ताकि वो एक सामाजिक अनुभव बच्चे को प्रदान कर सके, उनको शिष्टाचार की आदत सिखा सके। तो ऐसे बहुत सारे जो हम कह सकते हैं कि हमारे नैतिक और जो सामाजिक मूल्य थे उसकी नींव रखने के लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन की व्यवस्था वहां पे इस प्लान में मांगी गई थी। और जो नर्सरी स्कूल बनाए गए थे प्री प्राइमरी स्कूल में, जो बच्चों की उपस्थिति है वो अनिवार्य नहीं की गई थी, कि वहां पे कंपल्शन नहीं थी कि बच्चे को आना ही आना है स्कूल, और 3 से 6 साल का जो बच्चा है वो स्कूल में आकर स्टडी करेगा, लेकिन उसमें सिर्फ जो अभिभावक है उनको नियमित रूप से उन्हें भेजने का आग्रह किया जा सकता था, उनसे एक रिक्वेस्ट की जा सकती थी कि आप अपने बच्चे को भेज सकते हो। आगे हम बात करते हैं प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन। जो इसका सेकंड था वो था प्राइमरी एंड बेसिक एजुकेशन। अब जो बच्चे की एजुकेशन जो स्कूलिंग थी, असल मायने में स्कूलिंग यहाँ से स्टार्ट होती थी। यहाँ पे क्या था, बच्चे को जो उसकी अटेंडेंस थी, जो उसका जो आना था स्कूल में वो नियमित किया गया था। इस योजना ने बेसिक शिक्षा योजना में कुछ परिवर्तन करके इसे स्वीकार किया। जो पहले था सार्जेंट योजना में, जो पहले योजना बनी हुई थी बेसिक एजुकेशन जो स्कीम बनी हुई थी जो 1937 में थी, उसमें कुछ थोड़े से चेंजेस किए और इसे एक्सेप्ट कर लिया। इसमें क्या था कि प्राइमरी और जो मिडिल लेवल की जो एजुकेशन थी उसको शामिल किया गया था। तो इसमें जो सुझाव दिए थे उन्होंने बेसिक और जो प्राइमरी एजुकेशन थी उसके लिए, वो क्या क्या थे, 6 से 14, जो इसमें जो बच्चों की एज रखी गई थी वो 6 से 14 साल तक के बच्चे थे, 14 साल तक। और यहाँ पे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन थी, यहाँ पे ओनली फ्री एजुकेशन थी, कंपलसरी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्या था, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कर दी थी कि वो फ्री निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। इसके आगे उन्होंने जो स्कूल में जो टीचर नियुक्त किए गए थे वहां पे मेल और फीमेल दोनों तरीके के टीचर वहां पे नियुक्त किए जाने थे। शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए जो उपस्थिति अफसर थे, जो अटेंडेंस ऑफिसर थे, उसको नियुक्त किया गया वहां पे। और बेसिक शिक्षा किसी आधारभूत शिल्प के माध्यम से देनी तय की गई। यहाँ पे जो क्राफ्ट एजुकेशन है, क्राफ्ट एजुकेशन को ऐड करने की यहाँ पे मांग की कि बच्चे को किसी शिल्प, हस्तशिल्प की जो एजुकेशन है वो प्रदान की जाए, क्राफ्ट एजुकेशन, जिसको हम मैनुअल और प्रोडक्टिव वर्क भी बोलते हैं। तो इसमें एजुकेशन देनी थी। इसमें कहा गया था कि हम एजुकेशन को आत्मनिर्भर नहीं बना सकते, ये सिर्फ हम बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम क्राफ्ट की जो एजुकेशन है वो प्रदान कर रहे हैं। अगर हम एजुकेशन को आत्मनिर्भर बनाते हैं तो हम बच्चों की जो बनाई गई चीजें उसकी बिक्री नहीं कर सकते, इसलिए हम वो बच्चों पे ही छोड़ते हैं। ये बच्चों की रोजगार के लिए यहाँ पे क्राफ्ट एजुकेशन का जो कंसेप्ट था वो ऐड किया गया। तो बेसिक जो शिक्षा थी उसको 2 भागों में विभाजित किया गया, उसके 2 पार्ट बनाए गए कि जो बेसिक एजुकेशन है उसमें बच्चों की जो एज क्राइटेरिया वो क्या रहेगा। जो जूनियर बेसिक शिक्षा थी, अगर हम बात करें जूनियर की, जो जूनियर बेसिक शिक्षा थी उसमें जो एज थी वो 6 से 11 साल तक रखी गई थी, कि 6 से 11 साल का बच्चा है वो जूनियर विंग में एजुकेशन लेगा। जो सीनियर विंग की बात की थी, जो सीनियर बेसिक एजुकेशन थी वो 11 से 14 साल तक के बच्चों को रखा गया था।
जो सीनियर एजुकेशन की बात करें हम तो वहां पे 11 से 14 साल तक के बच्चे थे। जूनियर जो थे, जूनियर जो एजुकेशन थी उसमें 6 से 11 साल, जो सीनियर बेसिक एजुकेशन थी उसमें 11 से 14 साल तक के। इसमें क्या कहा था, जो जूनियर थे वहां पे जो मीडियम रहेगा, जो मीडियम ऑफ एजुकेशन था वहां पे क्या क्या था, जो मीडियम ऑफ एजुकेशन था वो वहां पे मातृभाषा थी, जो मदर टंग थी। वहां पे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था यहाँ पे मदर टंग थी। यहाँ पे हम इंग्लिश का जो मीडियम नहीं रख सकते थे। जो सीनियर बेसिक एजुकेशन थी उसमें अगर वहां पे अंग्रेजी की डिमांड है, अगर किसी प्रांत में इंग्लिश की डिमांड है तो हम उसमें इंग्लिश का यूज कर सकते थे। अदरवाइज वहां पे भी क्या था, वो एक रीजनल लैंग्वेज के जरिए हम वहां पे एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते थे। सीनियर तथा जो जूनियर बेसिक स्कूल थे उनकी मातृभाषा, जो मीडियम था वो तो मातृभाषा ही थी, लेकिन जो डिमांड के अनुसार हम वहां पे जो इंग्लिश का सब्जेक्ट था, जो इंग्लिश की जानकारी थी, हम वहां पे उनको दे सकते थे। तो वहां पे जो जूनियर और जो सीनियर बेसिक एजुकेशन थी दोनों में जो एग्जाम सिस्टम था, दोनों में एग्जाम सिस्टम रखा गया और जो पास होने वाले विद्यार्थी थे उनको जो सर्टिफिकेट देने की मांग यहाँ पे की गई थी। प्राइमरी एंड बेसिक एजुकेशन में हम ये वाले स्टेप है वो उठा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं हाई स्कूल एजुकेशन की। इसका जो तीसरा पार्ट था आगे वो था हाई स्कूल एजुकेशन। तीसरा पॉइंट है इसका हाई स्कूल एजुकेशन में क्या क्या रिकमेंडेशन की थी, क्या क्या उन्होंने जो सजेशन थे वो दिए थे। हाई स्कूल की अगर बात करें तो हाई स्कूल की जो शिक्षा थी, शिक्षा का समय वहां पे कितना था, हाई स्कूल की जो एजुकेशन थी उसका शिक्षा का समय उन्होंने 6 वर्ष तक माना था कि जो हाई स्कूल एजुकेशन है वो उसका समय है 6 वर्ष तक हाई स्कूल एजुकेशन बच्चा ले सकता है। उसमें 11 से जो 17 साल तक के बच्चे थे, अगर हम एज की बात करें, स्टूडेंट की एज की बात करें हम तो यहाँ पे 11 साल से लेकर जो 17 साल तक के बच्चे इसमें काउंट किए गए थे कि 11 से 17 साल तक के बच्चे हैं जो वो हाई स्कूल की जो एजुकेशन है वो ले सकते हैं। तो इन स्कूल में जो उन्हीं बच्चों को एडमिशन दिया जाता था जिनकी हम कह सकते हैं कि जो बुद्धि थी या फिर जिनकी सोच समझ थी वो बाकी बच्चों से स्पष्ट तौर पे कुछ ज्यादा थी, उनकी जो योग्यता थी और उनकी जो क्षमता थी वो और छात्रों से स्पष्ट तौर पर ऊंची होती थी। इसमें हर एक स्टूडेंट को वहां पे एडमिट नहीं किया जाता था। तो बच्चों का एग्जाम लेने के बाद अब हम कह सकते हैं कि एक मेरिट बेस पे जो लिस्ट बनाई जाती थी उसमें एडमिशन देने की मांग रखी गई थी। जूनियर बेसिक स्कूल की जो शिक्षा खत्म होने के बाद जब हाई स्कूल की बात आती है, हाई स्कूल एजुकेशन की बात आई थी तो ओनली 20% स्टूडेंट को क्या था, जो 20% स्टूडेंट थे उन्हीं को एडमिशन था वो हाई स्कूल में दिया जाता था। हाई स्कूल एजुकेशन थी जो जूनियर और जो सीनियर बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ओनली 20% स्टूडेंट को हाई स्कूल में एडमिशन दिया जाता था। जैसे कि अब हम बात करें यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेने की बात करें तो वहां पे कुछ एक सीटें होते हैं हायर स्टडी में, एमफिल की बात करें या फिर हम एमए की या पीएचडी की। तो जैसे कॉलेज से लाखों बच्चे ग्रेजुएशन करके पास आउट होते हैं तो हर एक बच्चे को यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता, तो उसमें भी कुछ सीटें होती थी। तो इसमें 20% का क्राइटेरिया रखा गया था कि ओनली 20% जो स्टूडेंट है वो हाई स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। हाई स्कूल में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की जो आयु की बात की गई थी 14 वर्ष तक की जो आयु तक अनिवार्य तौर पर शिक्षा ग्रहण करनी थी उन्होंने। आगे उनका जो आगे पढ़ने का जो उनका मन था वो उन पे डिपेंड करता था, लेकिन अनिवार्य जो शिक्षा थी वो 14 साल तक की गई थी। हाई स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे थे जो उनमें से केवल 50% बच्चों की जो फीस ले जानी थी, इसमें 50% बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी थी। जो 20% स्टूडेंट थे उनको जो एजुकेशन थी वो फ्री प्रोवाइड करनी थी और 50% बच्चों से जो फीस ली जानी थी वो क्या थी, उनके फ्री एजुकेशन उन्हें देनी थी। उनसे वहां पे फीस नहीं ली जाती थी
ओनली 50% स्टूडेंट थे। ऐसे अगर वहां पे 20 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो वहां पे 10 बच्चों से फीस ली जाती थी। और ये भी सिस्टम क्या था, मेरिट बेस पे उनको स्कॉलरशिप थी वो प्रोवाइड करवाई जाती थी। इसलिए वहां पे सिर्फ और सिर्फ 50% बच्चों से फीस लेके 50% बच्चों को फ्री पढ़ाए जाने थे। तो जो एससी कैटेगरी थे, जो बीसी कैटेगरी के, जो फिर हम कह सकते हैं कि जो बिल्कुल गरीब बच्चे थे, उनको स्कॉलरशिप की जो प्रोविजन था वो वहां पे दी जाती थी। हाई स्कूलों में जो मीडियम था एजुकेशन का, अगर मीडियम की बात करें तो वहां पे मीडियम क्या था, मातृभाषा थी, वहां पे उनकी मदर टंग थी, या फिर रीजनल जो लैंग्वेज थी वो मीडियम ऑफ एजुकेशन रखा गया था। हाई स्कूलों में अंग्रेजी अगर भाषा की बात करें तो वहां पे उन्हें सेकेंड लैंग्वेज, एज अ सेकेंड लैंग्वेज वहां पे इंग्लिश भाषा को, इंग्लिश लैंग्वेज क्या थी वहां पे, जो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, क्या था वो, एज अ सेकेंड जो लैंग्वेज थी वहां पे वो पढ़ाई जाती थी, या फिर सेकेंड सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जाती थी, या सेकेंड लैंग्वेज के रूप में वहां पे अंग्रेजी की जो शिक्षा थी वो दी जाती थी। हाई स्कूलों का जो पाठ्यक्रम था, जो करिकुलम था हाई स्कूल्स का, वो बेस्ड था जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो सिलेबस होता है जिस तरीके का, उसी के आधार पर हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए जो करिकुलम बनाया गया था। हाई स्कूल उस दो प्रकार के वहां पे बनाए गए थे, एकेडमिक बनाए गए थे और टेक्निकल जो हाई स्कूल बनाए थे। जो हाई स्कूल को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट अगर बात करें हम, फर्स्ट की बात की एकेडमिक हाई स्कूल, एकेडमिक हाई स्कूल, और इसकी सेकंड कैटेगरी थी टेक्निकल, टेक्निकल हाई स्कूल। तो इनका जो सिलेबस था दोनों का, तो इनकी सिलेबस में भी डिफरेंस थे। एकेडमिक हाई स्कूल में जो सिलेबस था या करिकुलम था, और टेक्निकल में जो सिलेबस था, वो दोनों अलग अलग तरीके का था। दोनों प्रकार के हाई स्कूलों में निम्नलिखित विषय को सामान्य रूप से जो पढ़ाया जाता था। अगर हम बात करें कि जो उनमें कॉमन सब्जेक्ट थे, कॉमन सब्जेक्ट की बात करें तो कॉमन कौन कौन से जो सब्जेक्ट थे वहां पे जो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कॉमन सब्जेक्ट में मदर टंग की। जो मदर टंग की वहां पे कॉमन थी, टेक्निकल में भी और एकेडमिक में भी कॉमन सब्जेक्ट वहां पे रखा गया था। वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज की भी बात थी, मॉडर्न जितनी भी लैंग्वेजेस थी इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी वहां पे। जो मॉडर्न लैंग्वेजेस थी, मॉडर्न लैंग्वेजेस वहां पे पढ़ाई जाती थी। हिस्ट्री ऑफ इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी वहां पे, जो कॉमन सब्जेक्ट थे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई जाती थी वहां पे दोनों ही स्कूल्स में। ज्योग्राफी भी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंटरनेशनल और इंटरनेशनल दोनों की जो ज्योग्राफी की नॉलेज थी वो दी जाती थी। मैथमेटिक्स, साइंस, जो मैथमेटिक्स वहां पे पढ़ाया जाता था कॉमन, साइंस वहां पे कॉमन थी, ठीक है। तो वहां पे बहुत सारे जो सब्जेक्ट थे जो कॉमन पढ़ाए जाते थे वहां पे, ताकि हम बच्चे को साथ ही साथ क्या था वो टेक्निकल एजुकेशन थी वो उनके रोजगार के लिए बेस्ट मानी जाती थी। जैसे इसमें जो एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर को एक तरह से जो क्राफ्ट एजुकेशन थी, क्राफ्ट एजुकेशन के साथ भी जोड़ा जाता था। जो आर्ट के सब्जेक्ट थे या फिर म्यूजिक था, आर्ट में जैसे ड्राइंग, पेंटिंग होगी, ये सब के सब क्या थे उसके साथ जोड़े जाते थे क्राफ्ट एजुकेशन के साथ। अगर हम बात करें अकादमिक जो स्कूल थे, इन्होंने एक अलग से स्पेशल वो टेक्निकल में ना होकर अकेडमिक से सिर्फ जो सिविक्स पढ़ाया जाता था, जो नागरिक शास्त्र पढ़ाया जाता था, वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक स्कूल में पढ़ाया जाता था सिविक्स। तो अगर हम बात करें टेक्निकल जो हाई स्कूल थे, टेक्निकल हाई स्कूल्स में कौन कौन से जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, इसमें थी कारपेंट्री, मेट्रोलॉजी, जो कारपेंट्री होती है वो काष्ठ कला होती है। और अगर हम बात करें मेट्रोलॉजी की, वो होती है धातु से संबंधित, वहां पे जनरल इंजीनियरिंग, ड्राइंग, कॉमर्स, ये सारी चीजें कहाँ पे थी,
टेक्निकल में स्कूल में थी। टेक्निकल स्कूल की हम इधर लिखते हैं कारपेंट्री, जो सब्जेक्ट टेक्निकल स्कूल में पढ़ाए जाते थे। टेक्निकल स्कूल में था कारपेंट्री थी, मेट्रोलॉजी, कारपेंट्री जो कास्ट कला, मेट्रोलॉजी जो धातु से संबंधित थी, जर्नल इंजीनियरिंग थी, यहाँ पे जर्नल इंजीनियरिंग होगी, ड्राइंग होगी, ड्राइंग करवाई जाती थी। ये सारे के सारे क्या थे, एक तरह से ये क्राफ्ट एजुकेशन से रिलेटेड थे। क्राफ्ट जो मैनुअल वर्क था या फिर प्रोडक्टिव वर्क था उसमें काम किए जाते थे, क्योंकि टेक्निकल में सबसे ज्यादा हम वोकेशनल बोल सकते हैं इसमें थी। इसमें कॉमर्स होगी, शॉर्ट हैंड होगी, कॉमर्स, शॉर्ट हैंड, इसमें होम साइंस की एजुकेशन भी दी जाती थी। टेक्निकल में होम साइंस की जो एजुकेशन थी वो भी दी जाती थी। यहाँ पे ट्रेड एंड जो बिजनेस था, ट्रेड एंड बिजनेस की एजुकेशन भी दी जाती थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो टेक्निकल हाई स्कूल थी इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या थी, जो क्राफ्ट से रिलेटेड या फिर हस्तशिल्प से जो एजुकेशन रिलेटेड थी वो ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती थी। तो ये हमारा जो सार्जेंट प्लान था, जो हमने सार्जेंट प्लान के एम्स के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ रहे थे, और जो रिकमेंडेशन और जो सुजेशन थे उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। किस प्रकार जो एजुकेशन का क्राइटेरिया था, तो डिफरेंट पार्ट में उन्होंने एजुकेशन को डिवाइड करके उसी क्राइटेरिया के हिसाब से उन्होंने बच्चों को एजुकेशन देने की बात कही थी। तो हमने यहाँ पे प्री नर्सरी या फिर प्री प्राइमरी स्कूल्स की बात की, फिर जो बेसिक और प्राइमरी एजुकेशन की बात की, फिर हमने जो हाई स्कूल्स की बात की कि हाई स्कूल्स में जो क्या उसका सिस्टम था एजुकेशन प्रदान करने का, और कौन कौन सी वहाँ पे जो एजुकेशन थी किस किस हिसाब से दी जाती थी। तो आज हमारे लेक्चर में इतना ही। जो इसकी नेक्स्ट एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन रहेगी और एक टेक्निकल और वोकेशनल जो एजुकेशन रहेगी, एक इन्होंने बात की थी एडल्ट एजुकेशन की। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में हमारा इतना ही। लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।